अगर भारत में रहने वाले पेरेंट्स, सिबलिंग्स या कोई और रिश्तेदार अपने विदेश में बसे बेटे बेटी, भाई बहन को पैसा, प्रॉपर्टी या शेयर गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि सिर्फ फैमिली का मामला है कहकर इसे टाला नहीं जा सकता। ये ट्रांजैक्शन भी उतना इनकम टैक्स और एफईएमए के दायरे में आता है जितना कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंडिया से कोई रेजिडेंस अपने किसी एनआरआई रिलेटिव को गिफ्ट भेजता है तो टैक्स कब लगता है और कब नहीं लगता है, रिलेटिव की लीगल डेफिनेशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर क्या पाबंदी है, शेयर और सिक्योरिटी गिफ्ट करने पर कौन सी लिमिट लागू होती है, गिफ्ट किस अकाउंट में जाना चाहिए और सबसे जरूरी बात, ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि आगे चलकर नोटिस या डिस्प्यूट खड़ा ना हो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रूल की। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 56(2)(x के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कंसिडरेशन के पैसा, प्रॉपर्टी या किसी और एसेट को रिसीव करता है और उसकी टोटल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है। सबसे पहले समझते हैं बेसिक रूल। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 56(2)(x के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कंसिडरेशन के पैसा, प्रॉपर्टी या कोई और एसेट रिसीव करता है और उसकी टोटल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है, तो वो पूरी रकम रिसिपेंट के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पर टैक्सेबल होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत है, अगर वो गिफ्ट किसी रिलेटिव से आ रहा है तो उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। और सबसे जरूरी बात, ये रूल दोनों तरफ से बराबर बराबर लागू होता है। यानी गिफ्ट चाहे रेजिडेंट से एनआरआई को जा रहा हो या एनआरआई से रेजिडेंट को आ रहा हो, प्रिंसिपल वही रहता है। अब आते हैं रिलेटिव की लीगल डेफिनेशन पर, क्योंकि यही ज्यादातर लोग गलत अंदाजा लगा बैठते हैं। इस लिस्ट में पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, स्पाउस के सिबलिंग्स, पेरेंट्स के सिबलिंग्स और लीनियन यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस जैसे सीधे लाइन के रिश्ते भी शामिल हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कजिन्स और इन लॉज की कुछ कैटेगरीज हैं जो स्पेशली इस लिस्ट में नहीं है, वो नॉन रिलेटिव माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कजिन अपने एनआरआई कजिन को 50,000 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट भेजता है तो वो पूरी रकम टैक्सेबल बन जाती है, भले ही रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो। अब एक और बेहद जरूरी एक्सपेक्शन भी जान लीजिए जो शादी से जुड़ी हुई है। शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट, चाहे वो रिलेटिव से आए या नॉन रिलेटिव से आए, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री माने जाते हैं क्योंकि लिमिट यहाँ लागू नहीं होती। इसी तरह अगर कोई एनआरआई की रेसिडेंट से इनहेरिटेंस का या फिर किसी विल के जरिए एसेट पाता है तो वो भी पूरी तरह से टैक्स से बाहर रहता है, चाहे देने वाला रिलेटिव ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं मनी गिफ्ट यानी सीधा कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू भेजा गया पैसा। जब कोई रेजिडेंट अपने एनआरआई रिलेटिव को पैसा भेजता है तो एफईएमए के तहत इस पर कोई भी मॉनेटरी सेलिंग तय नहीं है, बशर्ते वो पैसा लेजिटिमेट सोर्स से आया हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा गिफ्ट हमेशा एनआरआई के एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो सीधे उनके एनआरई अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि एनआरई अकाउंट सिर्फ विदेशी कमाई के लिए रिजर्व्ड है। अगर रेजिडेंट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के थ्रू गिफ्ट भेजा गया है तो उस पर 2.5 लाख US डॉलर सालाना की एलआरएस लिमिट लागू होती है और बैंक इस ट्रांसफर के डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर फॉर्म 15CA मांग सकता है, भले ही वो गिफ्ट रिलेटिव होने की वजह से टैक्स एक्सेम्प्ट हो ही क्यों ना। अब आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ, यानी घर या जमीन गिफ्ट करने की बात। एक रेजिडेंट अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को अपने एनआरआई रिलेटिव को बिना किसी आरबीआई अप्रूवल के गिफ्ट कर सकता है, लेकिन एक साफ पाबंदी है। एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी को किसी एनआरआई को या फिर ओसीआई को गिफ्ट करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जगह सिर्फ इनहेरिटेंस के जरिए ही एनआरआई के पास जा सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी गिफ्ट करते समय एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनवाना भी कानूनी तौर से जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 123 के तहत बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता।
अब बात करते हैं शेयर्स और सिक्योरिटी की, जो एक तरह की अलग ही कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर आती है। एफईएमए के रूल के मुताबिक कोई रेजिडेंट अपने एनआरआई रिलेटिव को शेयर या सिक्योरिटी गिफ्ट कर सकता है, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, गिफ्ट देने वाला और लेने वाला कंपनीज एक्ट के तहत परिभाषित रिलेटिव होना चाहिए। और दूसरी शर्त है, उस फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट की गई सिक्योरिटीज की कुल वैल्यू कंपनी के पेड ऑफ कैपिटल के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तो ट्रांसफर एफईएमए के हिसाब से वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर वो चाहे टैक्स एक्सेम्पटेशन क्यों ना बनी रही हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ट्रांसफर एफईएमए के हिसाब से वैलिड नहीं माना जाएगा, चाहे टैक्स एग्जेम्पशन क्यों ना बनी रही हो। अब एक बात जो बहुत कम डिस्कस होती है लेकिन बेहद जरूरी है, यानी क्लबिंग प्रोविजंस। अगर कोई रेजिडेंट अपने स्पाउस को असिस्ट गिफ्ट करता है और स्पाउस बाद में एनआरआई बन जाता है, उस एसेट से मिलने वाली इनकम स्पाउस के हाथ में नहीं बल्कि देने वाले के हाथ में क्लब होती रहती है जब तक शादी कायम है। यही रूल माइनर बच्चों पर भी लागू होता है जब तक वो 18 साल के नहीं होते, लेकिन एडल्ट चिल्ड्रन या पेरेंट्स दिए गए गिफ्ट्स पर ये क्लबिंग रूल लागू नहीं होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा यानी डॉक्यूमेंटेशन, जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर गिफ्ट ट्रांजैक्शन के साथ एक साफ पेपर ट्रेल होता है। कैश या बैंक ट्रांसफर के लिए बैंक रेमिटेंस एडवाइस SWIFT कंफर्मेशन संभाल कर रखें। साथ ही देने और लेने वाले के बीच में रिलेशनशिप साबित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट भी रखें, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई और ऑफिशियल प्रूफ। प्रॉपर्टी गिफ्ट के लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड सबसे ज्यादा मजबूत सबूत है। ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर टैक्स ऑफिसर को ये ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन्ड लगे तो पूरी रकम को अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानकर टैक्स लगाया जा सकता है, चाहे वो असल में एक जेन्युइन फैमिली गिफ्ट ही क्यों ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में कैसे सावधानी बरती जाए। सबसे पहली बात, गिफ्ट भेजने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि देने वाला और लेने वाला दोनों लीगल रिलेटिव कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं, ताकि एक्सेम्पशन सही तरीके से मिल सके। दूसरी बात, पैसा हमेशा एनआरआई के एनआरओ अकाउंट में भेजिए, गलती से एनआरई अकाउंट में ना जाए। तीसरी बात, प्रॉपर्टी या शेयर गिफ्ट करने से पहले उससे जुड़ा एफईएमए रेस्ट्रिक्शंस जरूर चेक कर लें। चौथी बात, हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जैसे गिफ्ट डीड या बैंक प्रूफ शुरुआत से ही तैयार रखिए। और सबसे जरूरी और आखिरी बात, अगर एनआरआई रिलेटिव किसी दूसरे शहर में रहता है और वहां पर लोकल टैक्स रूल्स वहां का जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई देशों में जैसे अमेरिका में बड़ी रकम फॉरेन गिफ्ट के लिए अलग से डिस्क्लोजर फॉर्म फाइल करने होते हैं, भले ही भारत में वो गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री क्यों ना हो। कुल मिलाकर आपने अपने परिवार को किसी एनआरआई सदस्य को अगर गिफ्ट देना है, बिल्कुल नॉर्मल और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ काम है और कानून इसमें कोई रुकावट नहीं डालता, बशर्ते सही रिलेटिव कैटेगरी में गिफ्ट हो और सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया हो। बस सही अकाउंट चुनिए, सही डॉक्यूमेंटेशन रखिए और प्रॉपर्टी या शेयर से जुड़े एफईएमए रूल को सबसे पहले समझ लीजिए। यही सावधानी आपके परिवार के लिए भावनात्मक कदम को पूरी तरह से लीगल और परेशानी मुक्त बना देगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।